नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ब्रांडिंग की। जो अक्सर लोग समझता है सिर्फ लोगो या पैकिंग होता है, लेकिन रियलिटी में ब्रांडिंग ही आपका बिजनेस को जिंदा रखती है, स्पेशली स्पिनिंग मिल में। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब लोगो, कलर या टैगलाइन नहीं होता है। ब्रांडिंग का रियल मतलब है बायर के दिमाग में आपकी मिल की पहचान। स्पिनिंग में ब्रांड तब बनता है जब बायर बोले इस मिल का यार्न लूम फ्रेंडली है, सीवी परसेंटेज स्टेबल रहता है, डिलीवरी और कमिटमेंट स्ट्रांग है, प्रॉब्लम आए तो सॉल्यूशन मिलता है। ये ब्रांड है। सिंपल शब्दों में ब्रांड बोले तो ट्रस्ट प्लस कंसिस्टेंसी प्लस रिलायबिलिटी। ब्रांडिंग क्यों जरूरी है? आज स्पिनिंग इंडस्ट्री का रियलिटी देखिए। सेम रॉ मटेरियल है, सेम मिशंस है, सेम काउंट है, सेम लेबर और स्टाफ है, फिर बायर आपको क्यों चूज करे? अगर ब्रांड नहीं है, बायर बोलेगा रेट कम करो, दूसरा मिल में सस्ता दे रहा है, पेमेंट डिले नॉर्मल हो जाता है, क्रेडिट देना पड़ता है, मार्केट डाउन हुआ ऑर्डर बंद। अगर ब्रांड है, बायर क्या बोलेगा? थोड़ा महंगा है पर टेंशन फ्री है, स्टेबल ऑर्डर्स मिलता है, बेटर पेमेंट डिसिप्लिन और एडवांस भी मिलता है, क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं। डाउन मार्केट में भी बिजनेस चलता है। ब्रांडिंग का मतलब है प्राइस वार से बाहर निकलना। एक उदाहरण देता हूं, RSWM का अल्टीमो यान। ये ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सॉलिड एग्जाम्पल है। RSWM का अल्टीमो यान। RSWM ने क्या किया? यान को सिर्फ काउंट और रेट पे नहीं बेचा, बल्कि परफॉर्मेंस बेस्ड यान बनाया। अल्टीमो का मतलब कंसिस्टेंट सीवी परसेंटेज है, बेटर वीविंग या निटिंग परफॉर्मेंस है, डिफाइंड एप्लीकेशन है, प्रिडिक्टेबल आउटपुट है, और ब्लो रूम में रॉ मटेरियल डाला तो पैक होने तक नो मटेरियल हैंडलिंग, सब ऑटोमेशन के द्वारा मशीन्स अपने आप करके पैक करके बाहर दे रहा है। बायर को जब अल्टीमो बोलता है तो उसे रेट से ज्यादा रिजल्ट याद होता है। सेम रॉ मटेरियल, सेम मशीन्स, पर ब्रांडिंग ने कमोडिटी यान को प्रोडक्ट बना दिया। हर किलो पे 10, 15, 20 रुपए ज्यादा मिलता है नॉर्मल मार्केट में जो मिलता है उसी काउंट का धागा से। ये ब्रांडिंग का इफेक्ट है। एक एग्जाम्पल है, आप भी ब्रांडिंग कर सकते हो और प्रीमियम प्राइस भी ले सकते हो, एडवांस ले सकते हो, क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? एक डिफरेंशिएटर होना चाहिए अपना बिजनेस में, नहीं तो आम लोगों की जैसा आपका भी एक स्पिनिंग मिल है। डिफरेंशिएटर का मतलब क्या है, कैसा बनाए हैं? डिफरेंशिएटर का मतलब वो एक वजह जिसके लिए बायर आपको चूज करे, वो डिफरेंट होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट में। मतलब गुड क्वालिटी, बेस्ट सर्विस, कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं है, ये सभी मिल बोलता है। रियल डिफरेंशिएटर क्या है? लो सीवी परसेंटेज में कंसिस्टेंसी, लूम या निटिंग फ्रेंडली यार्न, लेस लूम या निटिंग ब्रेकेज एंड हायर एफिशिएंसी, फास्टर कंप्लेंट रिजोल्यूशन। कोई कंप्लेंट आया तो तुरंत अटेंड होना चाहिए, उसको राहत मिलना चाहिए। एप्लीकेशन स्पेसिफिक यार्न, वो किस पर्पस के लिए यूज करने जा रहा है उसके हिसाब से बना के दिया जाए। ये सस्टेनेबल यार्न भी हो और सर्टिफाइड यार्न हो, ये डिफरेंशिएटर्स होता है। और वैल्यू एडेड एंड हाई परफॉर्मेंस यार्न होना चाहिए, तब जाके आम मिल में जो धागा बन रहा है उससे आप अलग होते हो, डिफरेंशिएटर क्रिएट करते हो। डिफरेंशिएटर बनते ही आपका बायर आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है।
प्राइस प्रेशर कम होता है, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होता है। तो डिफरेंशिएटर बनना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड बनने के लिए एक मेन एलिमेंट है। आपकी प्रोसेस में डिफरेंशिएटर क्रिएट करो, आपकी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएटर क्रिएट करो। आपकी धागा बाकी की धागा से अलग होना चाहिए, और जब वो अलग होगा उसका वैल्यू मिलेगा, कस्टमर आपके पीछे दौड़ेगा, आपके पास ही आएगा, आपका ही धागा इस्तेमाल करेगा, एडवांस दे के खरीदेगा, कोई क्रेडिट की बात नहीं करेगा, प्रीमियम दे के लेगा। देखिए, बाकी सारी मिल कमोडिटी यार्न बना रहा है, कोई 20 काउंट, कोई 30 काउंट, कोई 40 काउंट। ये कमोडिटी है, नॉर्मल में बिकता है हर जगह पे। और बहुत चंद मिल वैल्यू एडिशन बना रहा है। कमोडिटी और वैल्यू एडिशन का क्या फर्क है? कंपैरिजन टेबल देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट आइडेंटिटी, कमोडिटी में क्या है, वो जेनरिक यार्न है, आमतौर पे हर जगह मिल जाता है। वैल्यू एडेड स्पिनिंग में क्या होता है, ये डिफाइंड परफॉर्मेंस यार्न है, हर जगह नहीं मिलता है। बायर क्वेश्चन करता है रेट क्या है कमोडिटी यार्न का, भाई रेट क्या है, कितना में दे रहे हो? दूसरा मिल 2 रुपए सस्ता दे रहा है और 90 दिन की क्रेडिट दे रहा है। वही वैल्यू एडेड स्पिनिंग करते हो, वैल्यू एडेड यार्न बनाते हो, तो बायर क्या क्वेश्चन करता है, रेट की क्वेश्चन नहीं करता है, परफॉर्मेंस कैसा है। प्राइस कमोडिटी यार्न में बायर के हाथ में है, वैल्यू एडेड यार्न में मिल के हाथ में है। मार्जिन कमोडिटी स्पिनिंग में बहुत कम है, क्योंकि इतने सारी मिल बना रहा है, मार्केट में वेरी इजीली अवेलेबल है, तो मार्जिन मार्केट डिसाइड कर रहा है, बहुत कम है। वैल्यू एडेड यार्न में बेटर एंड स्टेबल है। कंपटीशन कमोडिटी यार्न का हर कोई है, क्योंकि इतने सारी मिले सभी बना रहा है, तो भयंकर कंपटीशन है। लेकिन वैल्यू एडेड में लिमिटेड प्लेयर्स है, बहुत कम लोग बना रहा है, तो आपका डिमांड ज़्यादा है, तो कंपटीशन का कोई टेंशन नहीं है। कस्टमर लॉयल्टी कमोडिटी यार्न में 0 है, आपसे ही खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है। 20 काउंट, 30 काउंट, 40 काउंट, 16 काउंट आमतौर पे हर मिल बना रहा है, आप नहीं दे रहे हो तो दूसरा स्विच ओवर कर लिया, चेंज ओवर कर लिया, कोई लॉयल्टी नहीं है आपके लिए। बट वैल्यू एडेड में बहुत लॉयल्टी है, क्योंकि हर कोई नहीं बना रहा है, तो आपके ऊपर निर्भर है, तो आपके पास लॉयल्टी रखना पड़ता है उसको, ठीक है ना। पेमेंट डिसिप्लिन, यदि कमोडिटी यार्न बनाते हो वीक है, क्रेडिट 90 दिन के बाद पैसा देंगे, 60 दिन के बाद पैसा देंगे, 45 दिन के बाद पैसा देंगे। बट वैल्यू एडेड में बहुत स्ट्रांग है, एडवांस दे के ले रहे हैं और ऑर्डर बुक कर रहा है और डिलीवरी से पहले पैसा चुका रहा है। स्ट्रेस लेवल कमोडिटी यार्न जो स्पिनिंग करता है उन लोगों का स्ट्रेस लेवल भयंकर हाई है। कोई वैल्यू एडेड करता है तो उसका कंट्रोल्ड है, कोई टेंशन नहीं है। बिजनेस स्टेबिलिटी जो कमोडिटी यार्न को स्पिन करता है उसका स्टेबिलिटी बहुत अनसर्टेन है, वोलेटाइल है। बट वैल्यू एडेड स्पिनिंग जो भी कर रहा है बिजनेस स्टेबिलिटी सस्टेनेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए कमोडिटी मतलब यार्न बेचना है, बना के यार्न बेचना है। वैल्यू एडिशन का मतलब परफॉर्मेंस बेचना है, हमारा परफॉर्मिंग यार्न है, आप अपना लूम पे चलाओ, नेटिंग पे चलाओ, ब्रेकेज नहीं है, एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो एफिशिएंसी परफॉर्मेंस, तो आपको परफॉर्मेंस बेचना है वैल्यू एडिशन के साथ। डिफरेंशिएटर यदि आपने क्रिएट कर लिया तो रिस्क कम करना होता है, ठीक है ना, वो लेके कोई रिस्क नहीं है उसको। और यदि ब्रांडिंग है तो ट्रस्ट बेचना है, नाम पे बिकता है। ये ब्रांड हो गया तो ब्रांड एक नाम है, तो नाम पे बिकता है, ठीक है ना, ट्रस्ट।
ब्रांड वो चीज है जो मार्केट डाउन होने पर भी आपको ऑर्डर दिलाता है। अगर आप स्पिनिंग में पहचान बनाना चाहते हो तो ब्रांडिंग ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। एंड ये ब्रांडिंग क्यों कंपलसरी है, उसका फायदा क्या है, वो आगे जाके बताने वाला हूं मैं। पूरा वीडियो देखिए, इसका क्या फायदा है आपको बताता हूँ। ऑलरेडी बताया, और भी एक मेजर फायदा है जो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, बहुत सारी मिल है एंड ये सारी समस्या है। हर कोई ब्रांड नहीं बना रहा है, हर कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस यान नहीं बना रहा है, क्रेडिट साइकिल में फंसा हुआ है। भाई आप मिल बनाया हो, बैंक लोन लेके, टर्म लोन लेके बनाया हो, उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट तो ऐसा है कि सोते हुए भी इंटरेस्ट चालू है भाई, ब्याज है ना। उसके अलावा आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा है, लेकिन कैश फ्लो नहीं है। वेंडर को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। बैलेंस शीट में तो है सब कुछ, लेकिन हाथ में पैसा है क्या? नहीं है। सैलरीज देना है एम्प्लॉयज का, पैसा नहीं है, डिले हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे देना तो पड़ेगा, लेकिन इतना स्ट्रेस में है। क्यों स्ट्रेस में है? इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। जब आप इतना बड़ा बिजनेस करते हो, एक स्पिनिंग मिल चला रहे हो, तो आप कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज तो ले रहे हो, जैसा आपका बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ चेक करने के लिए, जीएसटी वगैरह के लिए आप सीए को हायर कर रहे हो, ऑडिटर को हायर कर रहे हो, सीएस को हायर कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी को, है ना, ताकि आपको आसानी से ये सब हैंडल हो जाए। बट बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। गलती है कि टेक्निकल एडवाइजर्स को नहीं रखना है। कोई जीएम को ले लिया और हमारा मिल चल जाएगा। अरे मिल चलेगा, जीएम से प्रोडक्शन आएगा भाई, क्वालिटी भी आ सकता है, लेकिन क्या आप सही दिशा में ग्रो हो रहे हो, प्रॉफिट्स बना रहे हो? इसके लिए टेक्निकल एडवाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मिल में यदि सक्सेसफुली चलाना है, प्रॉफिटेबली चलाना है, सही दिशा में चलाना है, तो टेक्निकल एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्पिनिंग मिल आज मशीन्स बेस्ट लेता है, रॉ मटेरियल भी अच्छा होता है, लेबर भी अवेलेबल होता है, स्टाफ भी अच्छा होता है, फिर भी प्रॉफिट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि राइट टेक्निकल डायरेक्शन मिसिंग होता है। कंसल्टेंट होता है और एक टेक्निकल एडवाइजर्स होता है। इन लोगों में क्या मेन डिफरेंस है? कंसल्टेंट का रोल है जनरली प्रोजेक्ट प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करना। शॉर्ट टर्म के लिए आता है, जैसा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, चालू हो गया, फीस लेके चला जाता है। कंसल्टेंट का काम प्रोजेक्ट लगाना है, लेकिन असली काम तो लगाने से नहीं हुआ ना, चलाना भी है, प्रॉफिटेबली चलाना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टाइम पे आना है। बहुत लोग मिल लगाया है उसका आरओआई पेबैक पीरियड 7 से 9 साल कई जगह 10-11 साल भी जा रहा है। वही जो टेक्निकल एडवाइजर्स को लेता है, वो पूरा दिशा दिखाता है और 4 से 5 साल में ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा वापस, मतलब पेबैक हो गया, लोन चुका दिया, फ्री हो गया। जैसा आप हमारा टीम 365 को लेते हो, तो हम सिर्फ प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी नहीं है, हम टेक्निकल एडवाइजर्स भी है। हम हैंड होल्डिंग करता है, आपको प्लांट चला के सक्सेसफुली एस्टेब्लिश करके जो जो होना चाहिए वो सब करता है। और हमारा टेक्निकल एडवाइजरी सर्विसेज जो भी लेता है, वो साल भर उसको लेना पड़ता है। तो साल भर हम उन लोगों को क्या चलाना है, किस में प्रॉफिट है, कॉस्ट बेनिफिट सभी करके
प्रोसेस पूरा डिफाइन करके सक्सेसफुली चला के देता है और 4 से 5 साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करवा के देता है। आधा टाइम, मान लो अब 7 से 9 साल या 10 साल में आपका प्रोजेक्ट फ्री हो रहा है या 5 साल में फ्री हो रहा है, फर्क क्या है? सिर्फ एक टेक्निकल एडवाइजर है ना। एडवाइजर का रोल अलग होता है, लॉन्ग टर्म साथ चलता है, मिलके ऑब्जेक्टिव्स को समझता है, प्रोसेस को सही करता है, प्रोडक्शन, क्वालिटी, कॉस्ट सबको बैलेंस करता है, मैनेजमेंट को डायरेक्शन देता है। टेक्निकल एडवाइजर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, टेक्निकल एडवाइजर प्रॉब्लम आने ही नहीं देता है। अब एक कंपैरिजन देख लो जो टेक्निकल कंसल्टेंट एंड टेक्निकल एडवाइजर के बीच में क्या है। ऑफ कोर्स टीम 365 में वी डू टर्नकी प्रोजेक्ट्स जिसमें टेक्निकल कंसल्टेंसी भी होता है एंड वी आर आल्सो टेक्निकल एडवाइजर्स। सो दोनों बेनिफिट मिल जाता है जो भी हमारे साथ प्रोजेक्ट करता है। नहीं करता है तो सिर्फ आप टेक्निकल कंसल्टेंट्स के साथ करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या फ़र्क है। टाइम इन्वॉल्वमेंट कंसल्टेंट का शॉर्ट टर्म है, मतलब प्रोजेक्ट चालू होने तक ही है, चालू होने के बाद गायब हो जाता है, उसका काम हो गया। बट टेक्निकल एडवाइजर का काम लॉन्ग टर्म है, आपके साथ चलेगा, हैंड होल्डिंग, ऑपरेशंस को एस्टैब्लिश करेगा, ऑपरेशंस में रिजल्ट्स ला के देगा, जो भी प्लानिंग किया है प्रोजेक्ट में, भाई इतना टन माल निकलेगा, ये क्वालिटी का माल निकलेगा, इतने साल में हमको पे बैक होगा, उस एंगल से वो काम करेगा टेक्निकल एडवाइजर। फोकस कंसल्टेंट का सिर्फ प्रोजेक्ट तक की है, प्रोजेक्ट कर दिया हो गया भाई। लेकिन टेक्निकल एडवाइजर मिल ऑपरेशंस, कैसा मिल चलाना है, पूरा फोकस उसमें रहता है। अप्रोच कंसल्टेंट का एक रिएक्टिव अप्रोच है, वेराज टेक्निकल एडवाइजर का अप्रोच होता है प्रोएक्टिव। आउटपुट कंसल्टेंट का क्या है? आउटपुट मिल स्टार्ट होना है, बस स्टार्ट हो गया, जयराम जी की। बट टेक्निकल एडवाइजर का काम है कि डायरेक्शन भी दे और एग्जीक्यूट भी करवाए। अकाउंटेबिलिटी एक कंसल्टेंट का लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी है, प्रोजेक्ट चालू होने तक का ही उसका है, उसके बाद आप जाने, आपका जीएम जाने, मैं तो प्रोजेक्ट लगा के दे दिया जी आपको। टेक्निकल एडवाइजर का वैसा नहीं है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, ये ऑब्जेक्टिव्स, ये गोल्स, ये टारगेट्स हमको अचीव करना है, उसके लिए डायरेक्शन भी देगा, टीम को हाथ पकड़ के सिखाएगा भी, करवाएगा भी। अंडरस्टैंडिंग जो है कंसल्टेंट का पूरा प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट बास्केट का सिर्फ सरफेस लेवल पे होता है, ऊपर ऊपर से जानता है, ठीक है ना। वही टेक्निकल एडवाइजर का अंडरस्टैंडिंग क्या है? डीप है, डीप नॉलेज ऑफ ऑपरेशंस, क्या करने से क्या होता है, प्रोसेस को कैसा करना है, कैसा मैक्सिमम जीपीएस ग्राम्स लेना है, कैसा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है, किस में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कैसा वेस्ट को कम से कम करना है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। बिजनेस इम्पैक्ट क्या होता है? एक कंसल्टेंट का टेम्पोररी है, प्रोजेक्ट चालू होने तक का ये है। वही टेक्निकल एडवाइजर का बिजनेस इम्पैक्ट क्या है? सस्टेनेबल, मतलब आपका मिल कंटिन्यूसली सस्टेनेबली परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट्स दे रहा है, सस्टेन कर रहा है उस रिजल्ट्स को, कंसिस्टेंसी ला रहा है ऑपरेशन में। ये मेजर फर्क होता है कंसल्टेंट्स में और एडवाइजर्स में। कॉरपोरेट्स में यूजुअली टेक्निकल एडवाइजर्स होता है और बाकी जगह पे जो मिल लगाता है वो सिर्फ एक कंसल्टेंट को लेके लगा के आगे बढ़ जाता है। इसीलिए रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, मुश्किल से 20% मिल सक्सेसफुली चल रहा है, 80% नहीं चल रहा है। वही टीम 365 के साथ, टीम 365 के साथ जो भी काम कर रहा है उसका सारी मिल सक्सेसफुल है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास दोनों है, कंसल्टेंसी भी है और टेक्निकल एडवाइजरी भी है। हम पूरा सेट करके 100% सक्सेस रेट दे रहे हैं। तो ये फर्क होता है।
क्या इंपॉर्टेंस है टेक्निकल एडवाइजर का, मैंने आपको समझाया। स्पिनिंग मिल में हर डिसीजन इंटरकनेक्टेड होता है। रॉ मटेरियल सिलेक्शन हो, प्रोसेस कंट्रोल हो, मिशन सेटिंग्स हो, प्रोडक्शन प्लानिंग हो, क्वालिटी वर्सेस कॉस्ट बैलेंस हो। अगर एक जगह गलत डिसीजन हुआ तो पूरी चेन अफेक्ट होता है। टेक्निकल एडवाइजर राइट रॉ मटेरियल स्ट्रेटजी बनाता है, प्रोसेस को बायर रिक्वायरमेंट से अलाइन करता है, क्वालिटी और कॉस्ट का बैलेंस मेंटेन करता है, फायर फाइटिंग कल्चर खत्म करता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है एक टेक्निकल एडवाइजर का? शॉर्ट टर्म में कंसल्टेंट सस्ता लगता है क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्ट लगा के देना है, चलाना थोड़ी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एडवाइजर प्रॉफिटेबल होता है बहुत। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है एक टेक्निकल एडवाइजर आप अपना मिल में रखने का? कंसिस्टेंट यार्न क्वालिटी मिलेगा, लोअर वेस्ट एंड रिजेक्शंस, स्टेबल प्रोडक्शन, बेटर मिशन यूटिलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग बायर कॉन्फिडेंस, प्रिडिक्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी। एडवाइजर इन्वेस्टमेंट होता है, कॉस्ट नहीं होता है। आप एडवाइजर को रखोगे वो एक फीस लेगा, लेकिन आपका प्रॉफिट्स मैक्सिमम ऑप्टिमम करके देगा, आपका प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करके देगा, कंसिस्टेंसी ला के देगा, सस्टेनेबिलिटी ला के देगा, डिफरेंस क्रिएट करेगा, आपको ब्रांड बनाने तक वो मदद कर सकता है। अपना प्रोडक्ट अच्छा है तभी तो ब्रांड पे करने का एक हिम्मत आता है। प्रोडक्ट ही नहीं है, उसको ब्रांड बना के कोई फायदा नहीं, मार्केट में नहीं चलेगा। वो धागा खरीदा, कोई निटिंग मशीन में या लूम पे लगाया, चल नहीं रहा है, क्वालिटी प्रॉब्लम्स है, डिफेक्ट्स है, तो वो कारीगरी बोल देगा उसका मालिक को, सर ये धागा नहीं चाहिए, फलाना मिल का ही चाहिए। वो लगाता है तो सर इतना प्रोडक्शन आता है, इससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा 10% 20% ज़्यादा आता है, हेडेक नहीं है, ब्रेकेज नहीं है, वेर एंड टेयर नहीं है, तो वो होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है ना। जो मिल एडवाइजर के साथ काम करते हैं वो मार्केट के अप एंड डाउन को बेटर हैंडल करता है। जो मिल के पास एडवाइजर नहीं है वो मार्केट के अप में अप जाएगा, डाउन में डाउन चला जाएगा। वो सीसा इफेक्ट, मतलब मार्केट के साथ फ्लोटिंग करेगा। इसका मतलब वो सर्वाइवल के लिए भी तरसेगा। यदि आपके मिल में ये सारी चीजें आप ग्रो नहीं कर रहे हो जिस हिसाब से ग्रो करना है, आप डिफरेंशिएटर नहीं बना पा रहे हो, आप हाई परफॉर्मेंस या नहीं दे पा रहे हो, भाई साहब तुरंत एक एडवाइजर को रखिए। वो कोई कॉस्ट नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है, ताकि आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा, वो आपको सस्टेनेबल रिजल्ट्स देगा, एक दिशा दिखाएगा, क्या करना चाहिए बताएगा, उसकी एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस है। ये जीएम की काम नहीं, जीएम सिर्फ प्रोसेस चला सकता है, मिल चला सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। एंड वो भी क्या करेगा, जो मालिक बोल दिया भाई इसका ऑर्डर है 30 चला दो, 40 चला दो, 12 चला दो, वो चलाएगा बस। उससे सही दिशा नहीं मिलता है, सिर्फ आपको प्रोडक्शन मिलेगा। एट व्हाट कॉस्ट? वेदर यू कैन रियली गेट मोर कंट्रीब्यूशन फॉर दैट? यूकेजी कम हो रहा है क्या? जीपीएस बढ़ रहा है क्या? वेस्ट परसेंटेज कम हो रहा है क्या? रियलाइजेशन बढ़ रहा है क्या? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये प्रोसेस रिलेटेड है। एंड ये एक एडवाइज़र आपको सही दिशा दिखा सकता है। यदि आपको ये समस्या आपके मिल में, तुरंत आप एक टेक्निकल एडवाइज़र को अपॉइंट कर लीजिए, आप हेल्प लीजिए टेक्निकल एडवाइज़र्स का, सो दैट आपका इन्वेस्टमेंट एंड स्पिनिंग मिल तरक्की करे, आगे बढ़े। राइट डायरेक्शन टू ग्रो एंड स्केल अप योर बिजनेस। ग्रो करना और स्केल करना सिर्फ स्पिंडल बढ़ाने से नहीं होता है। गलत स्केल अप, कैपेसिटी बढ़ गया
तो लॉस भी बढ़ गया। सही स्केल अप क्या है? प्रोसेस को स्टेबल करो, स्टैंडर्डाइज करो, क्वालिटी प्रिडिक्टेबल एंड रिपीटेबल करो, मार्केट अलाइंड प्रोडक्ट, मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स होना चाहिए, और कॉस्ट कंट्रोल करो, तब स्केल अप करो। सस्टेन करने के बाद, कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स अचीव करने के बाद फिर स्केल अप करते हो तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। सिर्फ स्पिंडल बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ाया, जो पहले लॉस हो रहा था वो लॉस दुगना होगा। ठीक है ना? टेक्निकल एडवाइजर इंश्योर करता है आप राइट प्रोडक्ट बना रहे हो कि नहीं, राइट मार्केट के लिए बना रहे हो कि नहीं, राइट कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ बना रहे हो कि नहीं। इसलिए जो मिल ग्रो करते हैं उनके पीछे हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा और एक एक्सपीरियंस एडवाइजर होता है। एक बात याद रखिए, एडवाइजर होता है ताकि प्रॉब्लम आया ही नहीं। जो एडवाइजर नहीं रहते, फायर फाइटिंग होता रहता है। यदि एडवाइजर है तो प्रॉब्लम ही नहीं आने देता है। मिशन यान बनाता है पर डायरेक्शन एडवाइजर देता है। कमोडिटी से वैल्यू एडेड, आप अपनी मिल को कमोडिटी से वैल्यू एडेड यान बनाना चाहते हो, लॉस से प्रॉफिट में लाना चाहते हो, स्ट्रगल से स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहते हो, तो टेक्निकल एडवाइजर लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। चलिए, आपको अभी समझ में आया होगा एडवाइजर वर्सेस कंसल्टेंट, और भी मैंने क्या टॉपिक कवर किया, ब्रांडिंग क्यों करना है, डिफरेंशिएटर क्यों बनाना है, वैल्यू एडिशन क्यों करना है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये सारी करेंगे तभी एक मिल बहुत सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल भी होता है और आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देता है। ऐसा करके क्यों आगे बढ़ना है भाई? क्योंकि जैसा मैं आपको पहले भी बताया हूं, आईपीओ लाना है। अरे भाई, इतना बढ़िया मौका ऊपर वाला ने भेजा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप अपना आईपीओ ला सकते हो। ऐसा फायदा क्यों आप लोग छोड़ना चाहते हो? या आपको जानकारी नहीं है, या डर रहे हो? भाई बिजनेस में हो यार, क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसा मौका को क्यों गवा रहे हो? क्यों आईपीओ करना है? क्या है उसका इंपॉर्टेंस? लोग डरते भी है और समझते भी कम है। लेकिन सच ये है, आईपीओ सिर्फ पैसा उठाने के तरीका नहीं है, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का टूल है। आईपीओ सिर्फ पैसा उठाने का तरीका नहीं है, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का टूल है। जब बिजनेस छोटा होता है तो लोन से काम चल जाता है, लेकिन जब आपको स्केल अप करना हो या कैपेसिटी बढ़ानी हो, डेट कम करना हो या स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट चाहिए, तब आईपीओ एक गेम चेंजर होता है। आईपीओ के बाद कंपनी का टेंजिबल वैल्यू बनता है। बिजनेस सिर्फ फैक्ट्री नहीं रहता है, बिजनेस एसेट क्लास बन जाता है। ठीक है, मैं आईपीओ कर रहा हूं, आप लोग नहीं समझ रहे हो, आप सभी लोग लोन कर रहे हो। लोन और आईपीओ एक बार देखते हैं, दोनों को एक फ्रेम में लेके। इंडिया में मैक्सिमम मिल्स एक ही मॉडल होता है, लोन लो, मिल बनाओ, ईएमआई भरो, स्ट्रेस में रहो।
है ना। लेकिन आईपीओ एक अलग सोच है। लोन लेके मिल बनाओ, आईपीओ लेके वो कर्जा चुकाओ, है ना। भाई शुरू में तो आईपीओ ला नहीं सकते हो, रूल है कि आपको एसएमई आईपीओ लाना है, 3 साल के ऑपरेशन होना है, जिसमें 2 साल की प्रॉफिट्स होना है। तो पीएटी अच्छा हो तो बहुत बढ़िया पैसा उठा सकते हो। तो क्या करना है, चालू करने के लिए लोन लो और मिल चालू करो। मिल बन गया, चल गया, 3 साल के अंदर आईपीओ लेके आओ और जो पैसा मिलता है उससे आप खर्चा चुका दो। 100 करोड़ का यदि आपका मिल है प्रोजेक्ट, 65% 70% यदि आप टर्म लोन ले रहे हो, इंटरेस्ट तो बहुत होगा। तो आप आईपीओ के पैसे से लोन चुका दिया तो आप इंटरेस्ट बचा रहे हो ना। सीधा लोन के हेडेक गया, ईएमआई भरना नहीं है, 5-6 करोड़ रुपए सीधा बच गया। भाई वो कहाँ जा रहा है, वो आपकी प्रॉफिट में ऐड हो रहा है। तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया सीधा 5-6 करोड़। तो आईपीओ लाया, 5-6 करोड़ यहाँ बढ़ गया, तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाता है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया, तो वैल्यूएशन कंपनी का बढ़ गया। एक कंपैरिजन जैसा मैं बोल रहा था, देखते हैं। देखो, नेचर क्या है लोन का, कर्जा। आईपीओ इक्विटी है, पार्टनरशिप, किसके साथ, जो भी शेयर खरीद रहा है वो सब पार्टनर्स है, शेयर होल्डर्स है। इंटरेस्ट लोन पे तो देना पड़ता है, हाई प्रेशर, मिस भी नहीं कर सकते हो। कर लिया तो आपका लिमिट कम हो जाएगा, बड़ी परेशानी हो जाएगा मिल चलाने में। तो लोन में आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, आईपीओ में इंटरेस्ट फ्री, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं चुकाना है भाई साहब। रीपेमेंट, लोन लेते हो तो मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा रीपेमेंट, आईपीओ में नहीं करना है, ठीक है ना। बैलेंस शीट लोन की वजह से वीक होता जाता है, होती ही रहेगा, वो इंटरेस्ट भरना है, वो भरना है, तो आपका बैलेंस शीट तो वीक होना ही है। लेकिन आईपीओ के बाद स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि वो इंटरेस्ट जो दे रहा था, ईएमआई दे रहा था, वो भी आपका प्रॉफिट में ऐड हो गया। भाई देना कुछ नहीं है, ठीक है ना, बैंक को कुछ दे नहीं रहे हो अभी। जो भी हो रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टैक्सेशन अलग, उसके बाद जो भी बचता है वो आपकी प्रॉफिट है, सीधा प्रॉफिट है। स्ट्रेस लेवल लोन लेते हो तो हाई होता है क्योंकि कोलेटरल भी दे के रखे हो और लोन भी चुकाना है, और बैंक भी बीच बीच में आके पूछेगा यदि आप टाइम पे नहीं दे रहे हो। आईपीओ में स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। हाँ, जिम्मेदारी है, शेयर होल्डर्स देखता रहता है, रोज सुबह 9:30 बजे देखेगा हमारा कंपनी का शेयर क्या हुआ। भाई आप प्रॉफिट पोस्ट करोगे तो आपका वैल्यूएशन बढ़ते चला जाएगा, है ना। एंड इतना पैसा आ रहा है, आप लोन चुका दिया और स्केल अप करने के लिए भी पैसा है आपके पास, स्केल अप भी कर लिया, तो मार्केट में ये खबर जाता है ये स्केल अप कर रहा है, ये और नया ऑर्डर्स ला रहा है, इस क्वार्टर में इतना ऑर्डर हुआ, इस क्वार्टर में इतना प्रॉफिट हुआ, तो शेयर की वैल्यू बढ़ता है, आपके कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाता है। ग्रोथ लिमिट, लोन लिया तो बैंक जो लिमिट दे रहा है उतना ही आप ग्रो कर सकते हो, है ना। और वही आईपीओ लेते हो मार्केट की ट्रस्ट तक, मार्केट जितना आपके ऊपर भरोसा करता है ये अच्छा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शेयर की वैल्यू बढ़ रहा है, तो आपका ग्रोथ की लिमिट का अंत नहीं है। बिजनेस स्टेबिलिटी लोन के ऊपर रिस्की है, आईपीओ के ऊपर सस्टेनेबल है, रिस्क खत्म हो गया। बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ एंड लिस्टिंग, एनएससी या बीएसई में आप लिस्ट कर सकते हो। आईपीओ के बाद
सिर्फ पैसा नहीं आता है, स्टेटस आता है। लिस्टेड कंपनी है भाई, स्टेबिलिटी आता है और स्ट्रेंथ आती है। की बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला इंटरेस्ट फ्री फंड है। जो मार्केट से आईपीओ के द्वारा पैसा उठा रहे हो, बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री है, ना इंटरेस्ट चुकाना है ना असल चुकाना है। आईपीओ से आया पैसा इंटरेस्ट फ्री होता है, ईएमआई का प्रेशर नहीं है, कैश फ्लो फ्री होता है, प्रॉफिट बढ़ जाती है, इंटरेस्ट का पैसा अब प्रॉफिट में जुड़ेगा, कंपनी वैल्यूएशन बढ़ जाता है। नंबर 2, ग्रोथ एंड स्केल। आईपीओ के बाद कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत आसान हो जाता है, न्यू प्रोजेक्ट फंड हो जाता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड पॉसिबल हो जाता है, बिजनेस को वैल्यू मिलती है। प्राइवेट कंपनी का वैल्यू सिर्फ ओनर के दिमाग में होता है, बेचने जाओगे तो पता चलेगा। लिस्टेड कंपनी का वैल्यू मार्केट डिसाइड करती है, डेली प्राइस दिखता है, शेयर्स का वैल्यूएशन होता है। वंस लिस्टेड बिजनेस को रियल वैल्यू मिलता है, वैल्यूएशन मल्टीप्लायर इफेक्ट। एग्जाम्पल समझिए, आज आपका बिजनेस 100 करोड़ का है, ग्रोथ अच्छा है, गवर्नेंस स्ट्रांग है, मार्केट ट्रस्ट बिल्ड हो गया, वैल्यूएशन 100 करोड़ का बिजनेस आईपीओ के बाद वैल्यूएशन 500 करोड़ का भी हो सकता है, 1000 करोड़ का भी हो सकता है। एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को। रिलायंस को जानते हो ना आप लोग? जब रिलायंस इंडस्ट्री आईपीओ लाया था, सिर्फ 2.38 करोड़ का साइज था, 2 करोड़ 38 लाख का आईपीओ लाया था। आज उसका वैल्यूएशन कितना है? 20 लाख प्लस करोड़ रुपए है। कितना गुना बढ़ गया? क्योंकि कंपनी लिस्टेड है, ट्रांसपेरेंट है, ग्रोथ विजिबल है सबको, शेयर्स के वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुए हैं। आईपीओ ने रिलायंस की फैक्ट्री से एम्पायर बना दिया। भाई साहब, आईपीओ तो कर लो, इतना बड़ा मौका है। मैंने मेरा पिछला वीडियो में बताया है, नया मिल्स को बहुत आसान है आईपीओ में जाने का। सिर्फ पेड अप कैपिटल इक्विटी 25 करोड़ के ऊपर मत रखना। और उसका तरीका भी मैंने बताया कैसा कर सकता है। जो एग्जिस्टिंग मिल्स है उन लोगों को, प्राइवेट लिमिटेड है तो 1 साल कम से कम कूलिंग पीरियड देना पड़ता है, आईपीओ में जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अपना बुक्स को क्लीन करना पड़ेगा, वरना मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टर्स से भी किसी का ट्रस्ट नहीं बनेगा तो आपका आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारी मिल्स हैं वो अपना बुक्स ठीक नहीं रखा है। आगे बताता हूं। प्राइवेट बिजनेस में यदि एक्सिट करना है, बिजनेस से बाहर निकलना है, मुश्किल होता है। बायर को ढूंढना पड़ता है, उसके बाद नेगोशिएशन पेनफुल होती है, क्योंकि सही वैल्यू नहीं मिलेगा। क्योंकि अब एक प्राइवेट कंपनी है, वही लिस्टेड कंपनी हो तो शेयर मार्केट में बिक जाता है। पार्शियल एग्जिट भी कर सकते हो, इतना शेयर्स बेच दिया आप। प्रीमियम पे सेल पॉसिबल है। फैमिली सक्सेशन बहुत आसान है लिस्टेड कंपनी का। अब देखिए, अभी अपना सिंटेक्स वालों का स्पिनिंग मिल्स है, एकदम बैठ गया तो उसको लिस्टेड कंपनी था, आराम से टेक ओवर, रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया, अलोक इंडस्ट्रीज टेक ओवर कर लिया। ऐसा बहुत सारी है
जो इंडो अकाउंट है वो भी एक कंपनी को टेक ओवर कर लिया। लिस्टेड कंपनी हो तो इवन बंद कंपनी भी टेक ओवर हो जाता है, बिक जाता है अच्छा दाम में। कोई प्राइवेट कंपनी हो बंद हो गया तो स्क्रैप वैल्यू में निकलता है। बहुत मुश्किल है, बहुत तगड़ा नेगोशिएशन होता है ना। एक बात हमेशा याद रखिए, लोन से बिजनेस चल सकता है, आईपीओ से बिजनेस ग्रो कर सकता है। लोन प्रेशर देता है, आईपीओ पावर देता है। दोबारा बताऊं, लोन से बिजनेस चल सकते हैं, आईपीओ से बिजनेस ग्रो कर सकता है। इट्स पॉसिबल टू ग्रो। लोन प्रेशर देता है, आईपीओ पावर देता है। आईपीओ का मतलब कंट्रोल खोना नहीं, आईपीओ का मतलब बिजनेस को वैल्यू देना है। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन तक जाए, अगर आप चाहते हो आपकी बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन तक जाए, कर्जा कम हो, वैल्यू मल्टीप्लाई हो, एग्जिट ऑप्शन हमेशा ओपन रहे, तो आईपीओ एक ऑप्शन नहीं, विजन है। आईपीओ कीजिए भाई साहब, ग्रो कर सकते हो, लेगेसी बना सकते हो। अब मैं क्या बताऊं, जिसको लोन लेके दुखी रहना है, भाई आप लोन ले लेते हो और उसके बाद दुखी रहते हो। जब सोते हो ना तभी भी मीटर चालू है बैंक की ब्याज का, समझ रहे हो? अरे इससे बाहर निकलो, बहुत आसान रास्ता है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्कीम्स निकाला है। अब मेन बोर्ड आईपीओ करने की जरूरत नहीं, एसएमई आईपीओ कर सकते हो बहुत आसानी से। उसके 3 साल के बाद वापस आप मेन बोर्ड में जा सकते हो दुगना वैल्यूएशन के साथ, या एसएमई आईपीओ करने के बाद आप बहुत अच्छा तरक्की किया, वो जो वैल्यूएशन होगा उतना मिलेगा, 500 करोड़ 1000 करोड़ का आईपीओ निकाल सकते हो, 5000 करोड़ का निकाल सकते हो। भाई बिजनेस कर रहे हैं हम, कंफर्ट जोन में रहना है, हाँ जैसा है वैसा चलेगा। भाई 2030 के बाद बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया बदल रहा है। इतने सारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, बहुत सारी कंपनियां ये अपना रहा है, ईआरपी अपना रहा है। और मैं देखता हूं मुश्किल से 8% स्पिनिंग मिल ईआरपी यूज कर रहा है, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में। बाकी लोग नहीं कर रहे हो, ईआरपी में ही नहीं हो। 92% स्पिनिंग मिल ईआरपी नहीं फॉलो कर रहे हो, तो आपका गैप कहाँ है पता ही नहीं चलेगा, आपका मार्जिन क्या है पता नहीं चलेगा, किस दिशा में जा रहे हो पता नहीं चलेगा। भाई ईआरपी कोई महंगी चीज नहीं है। हाँ एसएपी बहुत महंगी है, मानता हूँ। आजकल ईआरपी इतना आसान हो गया है, जोहो लो, जोहो में है बहुत कम खर्चे में, ओडो लो, टैली लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। टैली ईआरपी जो है वो इंस्टॉल करके ईआरपी के साथ काम करो, ताकि आपको गैप्स आइडेंटिफाई होगा, कहाँ आपको गैप ब्रिज करना है, कैसा ग्रो करना है, कहाँ वेस्टेज कट करना है, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसा करना है, टास्क ऑटोमेशन कैसा करना है, सारी टूल्स अवेलेबल है। यदि आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते हो तो गूगल वर्कप्लेस में चले जाओ भाई, सारी टूल्स अवेलेबल है। यदि आप बोलते हो मेरे को आता नहीं सॉफ्टवेयर, आपको थोड़ी करना है कि एम्प्लॉय को रखो ना, या जो एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग दिलाओ ना, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करो ना, बहुत सस्ते में हो जाएगा। अब ट्रेनिंग नहीं देना चाहते हो, ईआरपी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, कोई एम्प्लॉय उसके लिए नहीं रखना चाहते हो, भाई धंधा कर रहे हो कि क्या कर रहे हो भाई? 2030 तक नहीं चलेगा। फिर 2030 में चलना है तो बहुत कॉम्पिटिटिव होना है, अपना डिजिटल प्रेजेंस भी बढ़ाना है। बिल्कुल, आप देखिए सारी कॉर्पोरेट को देखिए, लिंक्डइन में देखिए, सबका पोस्ट आता है, सबका प्रेजेंस है, इंस्टाग्राम में है, यूट्यूब वीडियो में बीच में एड्स आ जाता है, वेबसाइट्स, गूगल रिव्यू, कस्टमर रिव्यू, टेस्टिमोनियल्स। भाई ये मिल शानदार है, इतना अच्छा धागा बनाता है, ये इन लोगों का कल्चर है, ये एनवायरनमेंट है, ये इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। भाई डिजिटल प्रेजेंस
नहीं है तो आप ब्रांड नहीं बनोगे। और ब्रांडिंग के लिए आपको बहुत महंगा एडवर्टाइजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अमिताभ बच्चन को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, करोड़ों खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कम पैसे में हो जाता है। यदि एजेंसी को हायर करोगे तो कर लेगा, नहीं तो एक एम्प्लॉय रख लो जो सोशल मीडिया में एक्सपर्ट है, वो एड्स क्रिएट कर करके फ्लोट करेगा, आपका डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाएगा। ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ईआरपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बिजनेस में रेलेवेंट रहना है, ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, ईआरपी, एआई, ये सारी टूल्स यूज करना पड़ेगा, डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्ट भी बोलना चाहिए, प्रोडक्ट भी हाई परफॉर्मेंस क्वालिटी ओरिएंटेड डिफरेंशिएटर के साथ होना चाहिए, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होना चाहिए, एंड आईपीओ लाना चाहिए। आईपीओ के लिए रेडीनेस मैप, रोड मैप क्या होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। आईपीओ ओवरनाइट नहीं आता, आईपीओ डिसिप्लिन का रिजल्ट होता है। आईपीओ रेडी कंपनी का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रिडिक्टेबल प्रॉफिट होना चाहिए, सिर्फ ग्रोथ नहीं, सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, फिनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए। सबसे पहले नंबर सुधारो, क्लीन बुक ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए, प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन कम होना चाहिए, जीएसटी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस परफेक्ट होना चाहिए, मार्केट को क्लीन कंपनी चाहिए, जुगाड़ू नहीं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए। आईपीओ से पहले ये दिखाना चाहिए 3 साल का स्टेबल रेवेन्यू, एबिटा विजिबिलिटी होना चाहिए, कंट्रोल डेट होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल का डिसिप्लिन होना चाहिए, 1 साल का प्रॉफिट नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड बिकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी से प्रोफेशनली रन कंपनी बनना पड़ेगा। लाला का कंपनी चला के आईपीओ नहीं ला सकते हो भाई। प्रोफेशनल कंपनी बनाओ, अपना कंपनी को एक बोर्ड स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड बनाना पड़ता है, उसके बाद बोर्ड स्ट्रक्चर उसमें कंपलसरी है, बनाना पड़ता है। उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी रखो, ताकि जब आईपीओ लाते हो ना, ये सब देखा जाता है। अपना ही घर का सभी डायरेक्टर रहेगा ना, आप गोलमोल कर सकते हो, लोगों का ट्रस्ट नहीं आता है। जब सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोर्ड में रखते हो तो एक ट्रस्ट बनता है। क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए सारी डायरेक्टर्स का। मार्केट पूछता है आप अलग क्यों हो, आपका डिफरेंशिएटर क्या है, ग्रोथ का प्लान क्या है, आगे कैसा बढ़ोगे, इतना पैसा उठा के क्या करने वाला हो भाई। सिर्फ मिल नहीं, आपका विजन लिस्ट होता है। आईपीओ में सिर्फ आपका कंपनी का नाम नहीं लिस्ट हो रहा है, आपका विजन भी लिस्ट हो रहा है। तब जाके इन्वेस्टर बोलेगा यार इन लोगों का रोड मैप बहुत बढ़िया है, क्या विजन है, ये लोग तो कहीं और जाने वाला है, ये फ्यूचरिस्टिक है, इसमें निवेश करना चाहिए। बहुत लोग सोचता है आईपीओ मतलब डायरेक्ट बिग लीग। रियलिटी ये है, एसएमई आईपीओ एक प्रैक्टिकल एंट्री गेट है। एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या डिफरेंस है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को आईपीओ बोले तो सिर्फ वो मेन बोर्ड आईपीओ मालूम है। बहुत लोगों को मालूम भी नहीं कि एसएमई आईपीओ होता है, और बड़ी आसानी से आप वहां पे लिस्ट कर सकते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, बहुत आसानी से पैसा बना सकते हो यार, पैसा उठा सकते हो अपना प्रोग्रेस के लिए। देखिए कंपनी साइज एसएमई आईपीओ में छोटा से मीडियम, लार्ज स्केल नहीं होता है। और छोटा सा मीडियम क्या होता है, छोटा सा मीडियम बोले तो 25 करोड़ के अंदर आपका वर्किंग कैपिटल आपका इक्विटी होना चाहिए, ठीक है ना। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बोले तो
150 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो गया या इक्विटी 25 करोड़ के ऊपर हो गया, तो मेन बोर्ड में जाना पड़ता है। 25 करोड़ के अंदर ही आपका इक्विटी है या 100 करोड़ 150 करोड़ के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है, तो वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर क्लासिफाई होता है और आप वो आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल होते हो। यानी कि कोई 25,000 स्पिंडल का स्पिनिंग मिल बना रहा है तो वो एलिजिबल है फॉर एसएमई आईपीओ। गलती क्या करता है, 35-40% इक्विटी डाल देता है। डालते ही वो क्या होता है, 35-40 करोड़ हो गया, 25 करोड़ का लिमिट है, उसके ऊपर जाते ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, एसएमई आईपीओ में नहीं जा सकते हो, फिर मेन बोर्ड में जाना पड़ेगा। तो क्या करना है, मिल के नाम पे 25 करोड़ के ऊपर निवेश नहीं जाना है इक्विटी। बाकी जो डिफरेंस है वो एक होल्डिंग कंपनी बना के उसके जरिए आप इन्वेस्ट करोगे, तो आईपीओ में एसएमई में सेबी ये मानता है कि इसका तो 25 करोड़ ही इक्विटी है, होल्डिंग कंपनी से ये बाकी इन्वेस्टमेंट करवाया है तो ये एलिजिबल है। तो ये टेक्निक होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है आईपीओ करने के लिए? लोग बोलते हैं ओ बहुत खर्चा होता है। हाँ होता है, मेन बोर्ड आईपीओ के लिए। एसएमई आईपीओ के लिए बहुत कम होता है, आसानी से कर सकते हो। कंप्लायंस एसएमई आईपीओ में भी करना पड़ेगा, मेन बोर्ड आईपीओ में भी करना पड़ेगा। तो यहां से सीख लिया, वही कंटिन्यू होगा। कंप्लायंस बोले तो कुछ नहीं, देखो जब प्राइवेट लिमिटेड बनाते हो जो जो फॉलो करना है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जीएसटी, पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, ये सब टाइम टू टाइम प्रॉपरली कीजिए, 100% कंप्लायंस कीजिए, तो सेबी आपका ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आप आईपीओ ला सकते हो। यदि इसमें गड़बड़ है तो फिर आपका बुक्स को करेक्ट करना पड़ेगा। सेबी बोलेगा नहीं 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 नहीं, आप 6 महीने और 1 साल और लो, सही करके आओ। फिर जब करेक्शन करते हो तो आपका वीक होता है वैल्यूएशन, तो उसका मौका नहीं देना है, 100% सही करके शुरू से ही चलना है। कॉस्ट ऑफ आईपीओ एसएमई आईपीओ में लो है, 75 करोड़ तक की आपको मिलेगा। मेन बोर्ड आईपीओ में हाई है, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 करोड़ भी आप उठा सकते हो। लेकिन ये आसान रास्ता है, एक बार एसएमई आईपीओ के थ्रू गुजर गए आप तो वो बहुत आसान है, और बहुत वैल्यू क्रिएट किया तो वैल्यूएशन बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा आप पैसा उठा सकते हो मेन आईपीओ में जब जाओगे। ये फर्स्ट टाइम लिस्टिंग जो करने जा रहा है, जो नया मिल्स है, उसके लिए आइडियल है एसएमई आईपीओ। जो मैच्योर कंपनीज है, जो 10 साल 8 साल हो गया है, उन लोगों के लिए मेन बोर्ड आईपीओ सही है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी को लेके पूरा अपना रिकॉर्ड टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्पिनिंग मिल के लिए, नया स्पिनिंग मिल के लिए एसएमई आईपीओ बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्लीन ऑडिटेड फाइनेंशियल, मिनिमम लास्ट 3 years, consistent revenue and EBITDA visibility, reduce dependency on unsecured loans, GST, PF, ESI statutory compliance up to date रखो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रखो, डिफाइंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर रखो, वैल्यू एडिशन करो, डॉक्यूमेंटेड एसओपीज फॉर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी रखना चाहिए, स्टेबल कस्टमर बेस एंड रिपीट ऑर्डर्स होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स एंड एमआईएस रिपोर्टिंग, जो ईआरपी वगैरह मैं बोल रहा था ना, क्लियर ग्रोथ एंड यूटिलाइजेशन प्लान ऑफ आईपीओ फंड्स। जब आईपीओ फंड आता है तो उसको कैसा इस्तेमाल करोगे, कैसा ग्रो करोगे, वो प्लान आपको एक स्टोरी बताना पड़ता है। तो ये सारी सही है तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, आपका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा। नंबर 2, कोई भी नोटिस को पेंडिंग मत रखो, नोटिस आना ही मत दो, सब परफेक्शन के साथ चलो। बहुत लोग क्या करता है,
अपना टैक्सेस प्रॉम्प्टली नहीं भरता है, कंप्लायंस प्रॉपरली नहीं करता है। बहुत लोग सोचते हैं टैक्स बचाना स्मार्टनेस है, लेकिन रियलिटी है टैक्स चोरी शॉर्ट टर्म कंफर्ट है, लॉन्ग टर्म लॉस है। बचा रहे हो तो मतलब क्या है? टैक्स चोरी कर रहे हो। भाई 3 करोड़ की प्रॉफिट है, 1 करोड़ दिखा रहे हो ताकि आपका टैक्स बच जाए। कितना बचा लिया आपने? 3 करोड़ पे 1 करोड़ होता है टैक्स, 1 करोड़ पे 30 लाख होता है, तो करीब 60 लाख रुपए बचाए आपने। जब आईपीओ में जाते हो 1 करोड़ प्रॉफिट दिखाया हो तो 15 गुना, मैक्सिमम 20 गुना, इस केस में तो 15 गुना भी नहीं आएगा, मान लो तो कितना मिला? 15 करोड़। यदि सही ढंग से करते हो 75 करोड़ तक ले सकते हो। आपने बचाया क्या? 60 लाख टैक्स में। 60 लाख के लिए आप कितना करोड़ नुकसान कर रहे हो? टैक्स चोरी शॉर्ट टर्म कंफर्ट है, लॉन्ग टर्म लॉस है। टैक्स बचाना स्मार्टनेस नहीं है। 100% कंप्लायंस क्यों जरूरी है? सबसे पहले बात क्लियर कर लेना है, 100% कंप्लायंस का मतलब जीएसटी टाइम पे भरना, पीएफ एंड ईएसआई टाइम पे भरना, स्टैट्यूटरी रिटर्न्स टाइम पे भरना, प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स रखना, यही कंप्लायंस है। कोई मुश्किल नहीं है। ये सीएस को ले लो या ईआरपी वगैरह फॉलो करो, सब कुछ हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूरेट प्रॉफिट दिखाओ, मैनिपुलेट मत करो, टैक्स चोरी मत करो। सीए बोलता है सर आपका पैसा बचाओ, अरे तेल लेने गया भाई, तेरा पैसा बचाने के चक्कर में इतना मोटा, इतना करोड़ों के नुकसान करवा रहे हो। ऐसा एडवाइस मत लीजिए, ठीक है ना? टैक्स चोरी नहीं करना है, मैनिपुलेशन नहीं करना है। आज नहीं तो कल नोटिस आता है टैक्स चोरी करने पे, सेस बढ़ता है, ग्रोथ रुक जाती है। प्रॉपर बैलेंस शीट का पावर, बैलेंस शीट सिर्फ सीए के लिए नहीं होता है। बैलेंस शीट बिजनेस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। अगर बैलेंस शीट क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, टैक्सेस प्रॉपरली पेड है, तो बैंक ट्रस्ट करता है, इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करता है, मार्केट वैल्यू मिलता है। टैक्स चोरी का रियल कीमत क्या है? अब एक लाइन ध्यान से सुनिए। टैक्स चोरी का कीमत होता है एक 25,000 स्पिनिंग मिल में कम से कम 100 करोड़। अब क्या कर रहे हो? 2 करोड़ की जमीन ली, 10 साल के बाद 10 करोड़ हो गया, बड़ी खुशी होता है यार, अप्रिशिएट हो गया, 2 करोड़ का 10 करोड़ हो गया। बट आपके घर में यार अपना मिल 100 करोड़ का हो सकता है, लेकिन टैक्स चोरी की वजह से उसकी वैल्यूएशन कभी अनलॉक ही नहीं होता है। आज के टाइम में इन्वेस्टर, बैंकर, आईपीओ मार्केट सब एक ही चीज देखता है, क्लीन नंबर्स प्लस कंप्लायंस, मोटा मोटा आपका गवर्नेंस। अगर आप प्रॉफिट छुपा रहे हो, कैश में काम कर रहे हो, टैक्स मैनिपुलेट कर रहे हो, तो आप अपने ही बिजनेस का वैल्यू किल कर रहे हो, अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। टैक्स पे करने का रियल एडवांटेज, वैल्यूएशन बढ़ता है। अगर आपका मिल 100 करोड़ का बिजनेस है, क्लीन बुक्स के साथ और प्रॉपर टैक्स पेमेंट के साथ, तो आप 500 से 1000 करोड़ का वैल्यूएशन बना सकते हो। सिर्फ एक चीज
की वजह से ट्रस्ट, ग्रोथ एंड स्केल पॉसिबल होता है। टैक्स कंप्लेंट कंपनी इजीली फंड राइज करती है। मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, बहुत लोग हैं। आप आईपीओ ला रहे हो, आपका ये स्टोरी है, तो अपने आप आके इन्वेस्टमेंट चालू कर देता है। आईपीओ रेडी होती है, एक्सपेंशन इजी होता है, स्ट्रेस फ्री ग्रोथ होती है, रात को अच्छा नींद आता है। जो बिजनेस टैक्स चोरी करती है हमेशा डर में रहता है। जो बिजनेस टैक्स टाइम पे भरती है शांति से सोती है। मेंटल पीस भी एक प्रॉफिट होता है, इससे हेल्थ भी मिलता है। थिंकिंग में प्रेशर नहीं रहता है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट जनरेशन के लिए असेट बनेगा। फैमिली बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है सक्सेशन का, ट्रांसफर का, सेल का। क्लीन एंड कंप्लेंट बिजनेस इजीली सेल होती है, प्रीमियम पे बिकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सॉलिड असेट भी बनती है। टैक्स बचाया नहीं, बिजनेस का फ्यूचर गिरवी रख दी। 2 करोड़ की जमीन की प्रॉफिट दिखता है, 100 करोड़ की वैल्यूएशन का लॉस नहीं दिखता है। टैक्स चोरी पैसा बचाती है, कंप्लेंट्स वेल्थ बनाते हैं। भाई आंखें खोलो, क्या कर रहे हो? हम वर्ल्ड का चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बनने जा रहा है, दूसरी बनेंगे। भाई ये मौका है, सुधर जाओ और बहुत बड़ा कंपनी बना सकते हो। टैक्स चोरी करके कुछ नहीं बना सकते हो। टैक्स चोरी से पैसा बचेगा आपका, लेकिन कंप्लायंस आपका वेल्थ बनाता है। एक बात याद रखिए, टैक्स देना लॉस नहीं है, टैक्स देना इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस सिर्फ फैक्ट्री नहीं, बिजनेस एक वैल्यूएशन मिशन है। अगर आप टैक्स चोरी नहीं करोगे तो आपका बिजनेस आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आज टैक्स भरो, कल वैल्यूएशन बढ़ाओ और परसों लेगेसी बनाओ। आज मैंने कई पॉइंट्स आप लोगों को बताया है। सबसे पहला ब्रांड से चालू करके, ब्रांड बन सकते हो आप, बनाना है ब्रांड, डिफरेंशिएटर क्रिएट करना है, वैल्यू एडिशन करना है, कमोडिटी से हटना है, क्रेडिट पे नहीं बेचना है, एडवांस पे और टाइम पे पेमेंट, माल उठाने से पहले पेमेंट। आपका कैश फ्लो की समस्या नहीं रहेगा। और लोन से नहीं चलाना है, लोन लो, मिल बनाओ, आईपीओ लाओ, वो पैसा से खर्चा चुकाओ। आपका मिल का प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका मिल का वैल्यूएशन बढ़ेगा। 100 करोड़ का स्पिनिंग मिल बना रहे हो तो 500 करोड़ का वैसा ही वैल्यूएशन हो जाएगा, मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड होगा तो। और सिस्टम्स यानी कि ईआरपी वगैरह बहुत जरूरी है। ईआरपी है, ओकेआर है, बहुत सारी सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशंस लेना पड़ता है। वो सारी बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है ना। वो सब करेंगे तभी जाके एक वैल्यू बनेगा। भाई ये इतना बढ़िया कंपनी, इतना सिस्टम्स है। और आज की डेट में एआई टेक ओवर कर रहा है। एआई के साथ आपका स्टाफ भी रिड्यूस हो सकता है, मैन पावर, एंड आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ सकता है ऑटोमेशन के जरिए। इतना टूल्स है, ऑटोमेटिक रिप्लाई सब कुछ होता है, ठीक है ना। आप फ्यूचर रेडी हो जाओ, इसमें कोई खर्चा नहीं है। और सोशल मीडिया में डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाओ। आपको ब्रांड बनना है तो आपको कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, टीवी पे ऐड नहीं चलाना है।
बहुत सिंपल है, बहुत सस्ता है। लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट, गूगल रिव्यू, टेस्टिमोनियल्स, ये सारी करके आप एक बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा कर सकते हो एंड वर्ल्ड वाइड रीच है। इंडिया में एडवर्टाइज कर रहे हो तो सिर्फ इंडिया की दर्शक ही देखता है, लेकिन ये सारी प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड रीच है। अंडरस्टैंड, हमको सोशल मीडिया नहीं आता है, नहीं आता है तो भाई कोई एजेंसी को हायर करो या एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो, डेवलप करो, कोई खर्चा नहीं है, बट ये सब जरूरी है, वरना 2030 से पहले खत्म हो जाओगे भाई साहब। यदि आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, रिलायंस जैसा एक मिल से एक एम्पायर खड़ा करना है, तो अपने आप को ब्रांड भी बनाना है, आईपीओ भी लाना है, वैल्यू एडिशन भी करना है, डिफरेंशिएटर भी क्रिएट करना है। और ये सब करने के लिए टीम 365 आपको मदद करेगा इन द फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल कंसल्टेंट्स एंड टेक्निकल एडवाइजर्स। हाँ, बाकी आईपीओ लाना है, आपका बुक्स क्लीन करना है, उसके लिए कंपनी सेक्रेटरीज को हायर कर सकते हो, सीएस को हायर कर सकते हो। टेक्निकली प्रोडक्ट वाइज आपको बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, एक रोड मैप दे सकते हैं। हैंड होल्डिंग करके आपका प्रोजेक्ट लगा के गायब होने वाला नहीं है, आपके हाथ पकड़ के आपका प्रोजेक्ट को बड़ी सक्सेसफुल और एक दिशा दिखा के कंटिन्यूअस सर्विस मिलेगा। आपको टेक्निकल एडवाइजरी सर्विसेज लेना पड़ेगा हमसे, 1 साल के लिए होता है मिनिमम, हर साल रिन्यू कर सकते हो। तो यदि आपके मिल में तरक्की करना है, आपको बदलना है, सक्सेसफुल बनना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो आप एक टेक्निकल एडवाइजर को ज़रूर रखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ ही काम करना है, बहुत सारी टेक्निकल एडवाइजर्स तजुर्बा के साथ यानी कि एक्सपीरियंस के साथ मिलता है, यू कैन यूटिलाइज देयर सर्विसेज, बट टेक्निकल एडवाइजर्स ज़रूर रखिए। और टीम 365 टेक्निकल कंसल्टेंसी टर्न की प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, प्लस टेक्निकल एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है, तो आपके साथ हमेशा रहेंगे हम। तो विजन बनाइए, ड्रीम बनाइए, मौका का फायदा उठाइए, कर्जा से मुक्त होइए। कर्जा लेके क्यों मरना है भाई साहब, टेंशन ही टेंशन है। कमोडिटी या नहीं बनाना है भाई साहब, डिफरेंशिएटर बनाना है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, जो भी मिल बनाना चाहते हैं उसके साथ, या जिसका भी मिल चल रहा है और सही नहीं चल रहा है उसके साथ। थैंक यू, धन्यवाद।